और हमारा आज का ये केस भी इसी तरफ एक इशारा है। ईशा, बेटा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, स्कूल जाना है। ओहो, कितनी बार तुम्हें मना करा है बेटा, सुबह सुबह टीवी नहीं देखते, बुरी बात होती है। पापा प्लीज ना, मेरा फेवरेट शो चल रहा है, कल रात को भी मम्मा ने टीवी देखने नहीं दिया। अच्छा ऐसी बात है तो स्कूल से आके देख लेना। अल्पा, अल्पा, आज टिफिन में लंच रखना, केवल डिनर नहीं। कल का खाना तो खाया नहीं था और आज ताना मार रहे हो। ताना नहीं मार रहा हूँ, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता और ये फालतू की बातें अब रात को करना। रात की बात दिन में, दिन की बात रात में। भावेश, मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? क्या लगा रखा सुबह सुबह ये? तुम्हारी वजह से मैंने जॉब छोड़ी, घर संभाला, लेकिन फिर भी तुम मेरी किसी बात से खुश नहीं होते। देखो ऐसा है, ये फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये किसी पिटी बातें अपने लिए रखो। ईशा को पालने की जिम्मेदारी का फैसला तुम्हारा था, अब अपने इस फैसले पर तुम पछता रही हो, मैं नहीं। हटो, मुझे लेट हो रही है। मम्मी प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकालना तो भूल गए। कल नहीं बता सकती थी? अभी 10 मिनट में बस आने वाली है और तुम्हें प्रिंट आउट चाहिए। अब इतनी सुबह कहाँ से अरेंज करो प्रिंट आउट? चलो बेटा, पापा को बाय करो, जल्दी मिलते हैं। आते वक्त मेरे लिए वो वाली चॉकलेट लाना। बाय बाय, लव यू। मम्मा, आप तो कहते हो कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, फिर आप पापा से डेली फाइट क्यों करते हो? ईशा बेटा, हमारी फाइट पर ध्यान मत दो और आगे से हमारे बीच कोई फाइट नहीं होगी, ठीक है? पर मम्मा प्रिंट आउट का क्या करे, टीचर मुझे पनिश करेगी। मोहित दादा से लेने पड़ेंगे। एक काम करो बेटा, तुम मोहित दादा के पास जाओ और प्रिंट आउट्स निकलवाओ, जब तक मैं तुम्हारा बैग और टिफिन पैक करके लेकर आती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ बेटा, लेट होगा। जाओ जाओ जाओ। अरे ईशा बेटा, तू कुछ काम था? भैया से काम है। आओ 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 ईशा बिटिया, वाह 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 वाह। हाँ अच्छा, ये बताओ मोहित भैया से क्या काम था? ये क्या मोहित भैया मुझे कुछ प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं? तू नहीं निकाल के दे सकता? हम बोलेंगे तो जरूर निकाल के देंगे। मोहित बेटा, आज ड्रेस का प्रिंट आउट निकाल दो, देखो क्या है। थैंक यू। चलो आओ, हम लोग यहाँ एक साथ बैठते हैं। उधर पर हम कहाँ बैठेंगे फिर? किसी की देर। अब ये प्रिंट आउट्स और टिफिन मैंने बैग में रख दिया है, ठीक है? ध्यान से खा लेना और शैतानी नहीं। मम्मा, आपने मेरे लिए ऑफिस जाना छोड़ा था ना, अब आप ऑफिस जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ मेरे बच्चा, मुझे पता है आप अपना ख्याल रख लोगे, लेकिन अभी के लिए स्कूल जाओ। अरे वाह, आज ईशा बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है। भैया जी, अभी स्कूल बस आने वाली है, आप जरा बैठा दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, मैं बिठा दूंगा, जाइए आप। और ईशा, स्कूल बस में शांति से बैठना, शैतानी मत करना, ओके बेटा? बाय बच्चा। हाँ मैं अंदर आओ। तुम बैठो सागर, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। सागर, ठंडा पियो।
क्या हुआ? आज फिर कुछ काजू नहीं हो गई क्या? ये तो रोज की बात है। जिंदगी से गिला करने से बेहतर है कि उसे नए तरीके से शुरू करो। जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा तुम्हें धोखा ही दे। नहीं सागर, अगर जिंदगी ने मुझसे कुछ छीना है तो उसके बदले भी मुझे कुछ दिया है। ईशा, मेरी बेटी, वही मेरे जीने का सहारा है। और पता है सागर, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठंडा पियो। आरव, मेरे साथ खेलना। आरव, ये देख मैं कैसे जंप करती हूँ। हाँ, देखा? एक बार दिखा। अरे 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 ईशा बेटा, इतनी जोर से जंप करोगी तो चोट लग जाएगी। इतनी देर से खेल रही हो। मम्मी पापा कहाँ हैं? मार्केट गए हैं। तो तुम नहीं गई? मुझे मार्केट में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब तुम दोनों और मस्ती नहीं करोगे, ओके? मैं ऊपर वाली खिड़की से देख रहा हूँ, ठीक है? मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय। आरव, हम कुछ और खेलते हैं ना। मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ चलते। नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी। तू ये ले, अब खेल और बाय बाय। अच्छा सुनो भावेश, हाँ मैं सामान लेकर ऊपर जाती हूँ, तुम ईशा को लेकर आओ। ठीक है, जाओ। जल्दी आना। और ईशा, ईशा, हाँ हाँ माँ, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, लिफ्ट में ही हूँ। ईशा बेटा, देखो पापा मम्मी आ गए। हाँ माँ, बाकी सब ठीक, बस बहुत थक गई आज। ईशा, ईशा बेटा, अल्पा, अल्पा। माँ मैं बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अल्पा, ईशा घर पे आई क्या? नहीं तो, मैं अभी तो अंदर आई। मैंने गार्डन में बाहर देखा, कहीं भी नहीं दिख रही वो। नहीं दिख रही मतलब? अरे नहीं दिख रही मतलब कहीं नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है, तुम आरव के यहाँ जाओ, मैं गुप्ता जी के यहाँ देख कर आती हूँ। जाओ। भाभी, ईशा आई क्या? नहीं, ईशा यहाँ पे नहीं और वो आई। तो आरव के साथ। आरव बेटा, ईशा आपके साथ गार्डन में खेल रही थी। आपको तो पता होगा बेटा कहाँ है ईशा। नहीं अंकल, मैंने उसे बोला था, लेकिन वो गार्डन में आपका वेट करती थी। हाँ, मैंने देखा था ईशा को यहीं गार्डन में। वो कदम काका के बेटे आरव के साथ खेल रही थी। इनफैक्ट मैंने उन दोनों से बात भी की है। कितने बजे सागर? यही कोई 7:30 बजे। भावेश, कुछ पता चला ईशा का? नहीं अल्पा, मैंने पूरी बिल्डिंग में सब जाके देखा, ईशा कहीं भी नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिली मतलब? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? भावेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। भावेश भाई, आपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा? अरे वो संतोष भी पता नहीं कहाँ जाके मर गया। अरे क्या हुआ भाई? इतनी रात को इतने लोग जमा यहाँ पे? डैडी, वो ईशा का कुछ पता नहीं लग रहा है। कुछ पता नहीं लग रहा मतलब? अरे छोटी सी बच्ची है, यही कहीं होगी, कहीं खेल रही होगी। देखो जरा ध्यान से। सब जगह देखा, पूरी बिल्डिंग देखी, गार्डन देखा, कहीं नहीं मिल रही। कहाँ गए थे तुम? साहब मोटर चालू करने गया था। ईशा कहाँ है? ईशा भी तो गार्डन में खेल रही थी। मैंने बाद में नहीं देखा तो मुझे लगा घर चली गई होगी। भावेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? देखो अल्पा, घबराओ नहीं। भावेश, ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। एक काम करो, पुलिस को फोन कर दो। पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। अपने घर और अपने परिसर में हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर और हमारे परिसर से ही
कोई अप्रिय घटना घट जाए तो वो हमारे विश्वास, हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचाती है। और जब बात अपने छोटे बच्चों के गायब होने की हो तो माता पिता का हताश होना लाजमी है, और यही हुआ था ईशा के माता पिता के साथ। लेकिन संकट की इस घड़ी में सोसाइटी के सभी मेंबर्स एक हो गए थे और अपने अपने तरीके से ईशा की तलाश में जुट गए थे। पर आखिरकार हार कर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। आ गई होगी मेरी बच्ची। भावेश गांधी कौन है? सर मेरा नाम भावेश गांधी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर ये मेरी पत्नी है अल्पा। बेटी कब से गायब है और कहाँ से गायब है? सर यहीं सोसाइटी के गार्डन से। सर आज संडे है और हर हफ्ते की तरह हम लोग संडे को मार्केट जाते हैं। आज भी बस मार्केट के लिए निकले थे। ईशा जल्दी से तैयार हो जाओ, चल के हमें लेट हो रहा है। मुझे खेलना है। अरे बेटा हम आज मार्केट जाएंगे, मार्केट में पानी पूरी खाएंगे। चलो चलो चलो। पापा मम्मी को कहो ना। प्लीज बेटा जिद नहीं करते, जल्दी चलो। नहीं, मुझे अच्छा, सुनो। खेलना है। ओके सुनो, इसको यहाँ बच्चों के साथ खेलने दो, हम जल्दी होके आते हैं। अच्छा अपना ध्यान रखना और यहीं खेलना। बाय बाय पापा। बाय बाय मेरा बच्चा। बाय मम्मा। बाय बाय। संतोष भैया हम लोग मार्केट जा रहे हैं और ईशा ना बाहर गार्डन में खेल रही है, आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। हम जल्दी आते ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर। हैं। जी ठीक है। ठीक देखना संतोष है, ठीक 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 है। अब 10 देर मत लगाना, 10 मिनट में निकलना वहाँ से। ठीक है बाबा। आप अक्सर उसे अकेला छोड़कर जाते? हाँ सर, मेरा मतलब है सर हम इस सोसाइटी में 12-15 साल से रह रहे हैं। सभी लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमें कहीं बाहर जाना होता तो हम ईशा को पड़ोस में छोड़ के जाते हैं यहाँ गार्डन में बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। सर ईशा यही गार्डन में इधर उधर खेलती रहती थी या फिर किसी के घर होती थी, लेकिन आज सर वो कहीं पर भी नहीं है। आपने सोसाइटी में हर एक से पूछताछ की? सर मैंने पूरी सोसाइटी को अच्छे से चेक किया, ईशा कहीं नहीं मिली। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी सर। सर प्लीज ढूंढिए उसे सर, देखिए प्लीज। आप अपने आप को संभालिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ साहब। ड्यूटी पर थे उस वक्त? हाँ साहब। बच्ची को देखा था? हाँ ईशा गार्डन में खेल रही थी, मैं बस कुछ देर के लिए मोटर चालू करने गया था, उसके बाद नहीं देखा साहब। ये सीसीटीवी चल रहे हैं या शो पीस है? नहीं सर, सारे कैमरास वर्किंग हैं। हमारे मैंने बैकअप लेके हार्ड ड्राइव अपडेट कर देते हैं। आप चाहो तो सोसाइटी ऑफिशियल के फोटो चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे। देखिए मिस्टर भावेश, अगर आपकी बच्ची को किडनैप किया है तो आपको फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा, और अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले आप हमें कांटेक्ट करेंगे, समझे? आप कितने बजे मार्केट के लिए निकले थे? सर तकरीबन 6 बजे के आसपास। 6 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। ओके सर। स्टॉप करो ये वाला। ये आपकी बेटी है? सर ये मेरी बेटी ईशा है सर। इस बच्चे के साथ खेल रही है? सर ये आरव है, इसी सोसाइटी का बच्चा। ये कौन है अभी जिससे वो बात कर रही है? सर ये सागर है, हमारी बिल्डिंग में रहता है। 7:35 को ईशा वहां से चली गई। 7:40 को तुम्हारा वॉचमैन उसके पीछे चला गया। ये गाड़ी किसकी बाहर जा रही है? संदीप पार्टी की। हाँ सर संदीप की गाड़ी है। 8:30 बजे, 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की फुटेज हमने देखी। कोई अनजान शख्स बाहर आते जाते दिखाया आपको? नहीं सर, सब सोसाइटी के लोग ही दिखे हैं सर। लेकिन फुटेज में ईशा भी सोसाइटी के गेट के बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दी। इसका मतलब हो ना हो ईशा इसी सोसाइटी में। मोरे, सोसाइटी में जाके हर घर की अच्छे से तलाशी करो। सर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोसाइटी के हर घर को छान मारा। चप्पा चप्पा तलाश किया गया, लेकिन ईशा का कुछ पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इनकी फैमिली के साथ? सोसाइटी के सभी प्रेमिसेस को चाहिए, बच्चे कहीं नहीं मिले। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो गाड़ी। सर,
इसे कुछ बताना है आपको। बोल। सर भावेश भैया का संदीप महादिक करके एक आदमी है, उसके साथ आए दिन झगड़ा होते रहता है उनका। आज सुबह भी सोसाइटी कमेटी में बहुत जोरदार लड़ाई हुई उनके। संदीप भाई खोटी बात है, आपके एसी का पानी मेरी गाड़ी पे गिर रहा है, रोज पतरा खराब हो रहा है, कौन भरपाई करके देगा उसकी? कौन भरपाई का मतलब क्या मतलब तुम्हारा एसी पानी गिर रहा है, कौन भरपाई करेगा? आप एक काम कीजिए मिस्टर गांधी, आप अपनी कार कहीं और पार्क कीजिए। ये कौन सा तरीका? अरे क्या बात कर रहे हो, एक बात सुन, सोसाइटी का जो प्रीमाइसेस है ना, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप नहीं है, समझ में आएगा नहीं? तो ठीक है, हम लीगल पेपर के साथ बात करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, समझा? कोर्ट की जिंदगी किसको देता है? मेरी बात अरे छोड़िए, हम किए ना कोर्ट में। क्या कर रहे हैं? फ्लैट नंबर क्या है उसका? सर 802। संदीप कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं, कहाँ? पुणे, क्यों? किसी काम से। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर थे। विशाखा, मैं ये तो आहो, थांबा। क्या हुआ? अचानक से कहाँ जा रहे हैं? खाना खाते जाते। विशाखा, तेरे को कितनी बार समझाया, बाहर जाते समय पीछे से टोकने का नहीं। अच्छा सुन, मैं पुणे जा रहा है, अर्जेंट काम है, काम होते ही वापस आ जाऊंगा, तू दरवाजा बंद कर ले। पूना में किसके यहाँ गए? मुझे नहीं मालूम सर, उनके बिजनेस का मुझे कुछ भी नहीं पता है। घर से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया था तुम्हें? नहीं। नंबर दो उनका। हाँ जी, 9800। सर नंबर स्विच ऑफ है। अगर उनका फोन आता है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करने के लिए बोल देना। जी सर। लड़की 8 और 9 के बीच गायब हुई है और संदीप 8:30 बजे अपने घर से पूना के लिए निकला था। अब दो पॉसिबिलिटीज बनती है, लड़की या तो इसी कॉम्प्लेक्स में या फिर संदीप के पास है। लेकिन सर सिर्फ गाड़ी पे एसी का पानी गिरने के झगड़े की वजह से कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? फिर उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है? उसका पूना के लिए निकलना और फोन स्विच ऑफ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर जिस तरह की फेंसिंग है, यहाँ से बच्ची को उठाकर बाहर ले जाना मुश्किल है। घर की तलाशी कहाँ तक पहुंची? बस सर 2-3 घर ही बचे हैं। ठीक है मोरे, सिक्योरिटी गार्ड से अकेले में बात करो, हो सकता है कि संदीप के अलावा भी कोई एंगल हो इस केस में। सर साहब, मैं अपने माँ बापू की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। देख संतोष, एक बच्चे किडनैप, वो भी जब तू ड्यूटी पर। पहले बच्ची विंग में जाती है और उसके पीछे तू जाता और फिर बच्ची किडनैप हो जाती। ऐसी हालत में तुझ पे शक कैसे ना करे? बता कहाँ गया था? साहब गरीब आदमी हूँ साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की है जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब वो सागर साहब अल्पा मैडम के आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमेशा घूरते रहते हैं और ईशा बेटे से कभी कभी आते रहते बात भी करते हैं। हाँ सर, मैं आता जाता रहता हूँ अल्पा के घर पे। पूरी सोसाइटी में तुम सिर्फ अल्पा से बात करते हो और ईशा को ही चॉकलेट देते हो, कोई खास वजह? वो दरअसल अल्पा मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन भावेश के बर्ताव से वो दुखी रहती है सर। तो तुम उसे कंधा देने का काम करते हो? नहीं सर, बस बात कर लेता हूँ। सिर्फ बात करते हो या कुछ और भी है? ईशा को कहाँ गायब किया तुमने? नहीं सर, मैं भला ईशा को क्यों गायब करूँगा? मेरे और अल्पा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ सर। तुम किस टाइप के लड़के हो इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर मेरी ईशा किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती, कितनी छोटी है वो सर। सर उसे ढूंढ के लाइए कहीं से भी, वरना मैं मर जाऊंगी। सर मैं मर जाऊंगी। इन दिनों में आपने ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा हो? जैसे कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या कोई ईशा से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा हो, कोई जान पहचान वाला, कोई अनजान? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ सोचा था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। ये सागर जो आपके सोसाइटी में रहता है, उसके साथ आप लोगों का क्या रिलेशन है? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही आते जाते जान पहचान है, हमारी ही बिल्डिंग में रहता है। क्या वो ईशा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं नहीं सर, वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है मोरे, ईशा की फोटो आसपास के इलाके में भी दिखा दो, हमें कोई भी पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में ईशा सोसाइटी से बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही।
लेकिन फिर भी पुलिस टीम हर मुमकिन संभावना की जांच कर रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबकी कड़ी छानबीन की जा रही थी, लेकिन ईशा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं आया था और हर गुजरते पल के साथ ईशा की जिंदगी खतरे में होने का डर बढ़ता जा रहा था। आपण संदीप माडिक हो साहब, संदीप माडिक मी आहेत। सर मेरी कंपनी पुणे में पिछले काफ़ी सालों से ज़मीन खरीदना चाह रही थी, पैसे भी तैयार थे सर। कल शाम को मेरे बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया और बस मैंने पैसे का बैग उठाया और तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गया। वो डील भी फाइनल होगी सर, और पेमेंट करके बस रातों रात में अभी पहुंचा हूँ मुंबई। सुबह तुम्हारा भावेश के साथ झगड़ा हो जाता है, उसी शाम भावेश की बेटी ईशा गायब हो जाती है, उसी शाम तुम्हें तुम्हारा बिजनेस पार्टनर का फोन आता है, तुम पुणे चले जाते हो। एक दिन में इतने सारे कोइंसिडेंस, थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आप चाहिए तो मेरे बिजनेस पार्टनर से पूछ सकते हैं सर, मैं उनकी डिटेल्स देने को तैयार हूँ सर। वो तो डिटेल्स हम लेंगे ही और वेरीफाई भी करेंगे। सर आप समझते क्यों नहीं है, सोसाइटी की छोटी मोटी झगड़े की वजह से ऐसा घिनौना काम मैं थोड़ा ही करूँगा। छोटे छोटे झगड़ों की वजह से बड़े बड़े जुर्म होते हुए हमने देखे हैं। अपने सारे डिटेल्स लिखवा देना और शहर छोड़कर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। एक्शन, गाड़ी चेक करो इनकी। ओके साहब। अरे कमाल करते सर आप समझते क्यों नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आप लोग बिना मतलब कि मुझ पर शक कर रहे हैं, और वैसे भी आपको ईशा के बारे में पूछना है तो सर आप गुप्ता जी से क्यों नहीं पूछते? किसी की तरह? क्योंकि कल शाम को जब मैं पुणे जा रहा था तो ईशा गुप्ता जी के घर के सामने खड़ी थी। तुम 8:30 बजे बिल्डिंग के गेट से बाहर निकले, इसका मतलब गुप्ता जी के यहाँ तुम 8:20 या 8:25 को पहुंचे होंगे। हाँ सर, तकरीबन यही समय रहा होगा सर। उस समय ईशा बॉल से खेल रही थी सर। जिस दिन ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जी मैं और पार्वती रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे अंधेरी। कितने बजे? ये कोई 5 बजे के आसपास। लेकिन आप ये सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? गायब होने के पहले ईशा को आपके फ्लैट के बाहर देखा गया था और शायद वो आखिरी बार था। तुम उस वक्त कहाँ थे? तो पढ़ाई कर रहा था। और कुछ नहीं सर। फिर 9 बजे के लगभग अल्पा भाभी ईशा के बारे में पूछने आई थी। तुमने ईशा को देखा था? नहीं सर। गुप्ता जी वार्निंग नहीं लेकिन नसीहत दे रहा हूं मैं। ईशा को आपके फ्लैट के बाहर आखिरी बार देखा गया था रात 8:30 और 9 के बीच। अगर ईशा के बारे में आप लोग कुछ भी जानते हो तो अभी बता दो। अगर हमें पता चला ना तो वार्निंग देने का मौका भी नहीं दूंगा। 7 साल की ईशा गांधी को लापता हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी और ना ही उसके माता पिता को फिरौती के लिए अब तक कोई कॉल आया था। पुलिस के लिए जैसे केस एक पहेली बन गया था। उनके तहकीकात के तरीके पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे और इस तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसी खबर आई जिसने इस केस को बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। बोरीवली के जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। फोन कॉल के हिसाब से लोकेशन तो यही होनी चाहिए। आसपास देखो कोई लाश मिल जाएगी। लाश तो बुरी तरह से जल चुकी। सर ये देखिए, कपड़े भी जलाने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरह जले नहीं है। कपड़े और बॉडी को देखकर लगता ही किसी बच्चे की लाश है। तो कहीं ये लाश ईशा की तो नहीं? हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी एविडेंसेस यहाँ मिलता है फॉरेंसिक में भेज दो। कपड़े ईशा के माँ बाप को दिखाकर इसकी शिनाख्त करवाएं। क्या जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या जिस व्यस्त जीवन शैली को हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रख पा रहे हैं? आज के दौर में जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो बच्चे या तो बेबी सिटिंग सेंटर्स में होते हैं, मेड्स के पास होते हैं या फिर पड़ोसियों के पास, और ऐसे में दिन भर उनके साथ क्या हो रहा है क्या हमें इसके बारे में पता होता है? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिसर्च के अनुसार बच्चों के अगेंस्ट क्राइम की संख्या पिछले कुछ सालों में हमारे देश में 300% बढ़ी है।
और ये आंकड़े काफी खतरनाक और चिंताजनक हैं। बोरीवली के जंगल में हमें एक बच्चे की जली हुई लाश मिली है और उसके बाजू में ये जले हुए कपड़े हैं। क्या ये ईशा के हैं? ईशा की ईशा की ईशा मेरे बच्चे ईशा मामी मेरे बच्चे मैं इसे फोरेंसिक को भेजना हूँ। ईशा मेरे बच्चे ईशा मेरे बच्चे ईशा तुमने मारा है मेरी बेटी को। तुमने नहीं बोला था ना उसे अकेला छोड़ दो। तुम नहीं मारा है मेरी बच्ची को। मेरे बच्चे ईशा। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक सुनसान जगह पे पुलिस को आज एक बच्ची की जली हुई लाश मिली है। माँ बाप ने उस बच्ची के जले हुए कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर दी है। सर मीडिया इस केस को थोड़ा ज्यादा ही उछाल रही है। देख रहा हूँ मैं, ये लोग तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं है। इन्हें लगता है कि पुलिस के पास एक जादू की छड़ी है जो घुमा देंगे तो केस सॉल्व हो जाएगा। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की उम्र करीब 5 से 7 साल की है और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, जिसके बाद बॉडी को जलाया गया, लेकिन अभी कुछ ठोस कहा नहीं जा। बॉडी को पूरी तरह से जला दिया, रिपोर्ट आने में वक्त तो लगेगा। सर इसके अलावा बॉडी के पास जो आधे जले हुए कपड़े मिले उसमें सीमन के ट्रेसेस हुए। इसका मतलब बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या तो रेप की कोशिश हुई। सैंपल्स को डीएनए टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया, रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। सर आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने सोसाइटी के अगले 2 दिनों की फुटेज ऑब्जर्व की है, ज्याच्यात एक गोष्ट शक वाढवत आहे। तेरे से कुछ बात करनी है, पुलिस स्टेशन चल। मगर क्यों? चल बोला ना। माँ! चल। माँ! डैडी! अरे क्या हुआ सब? पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जा। अरे किसकी पूछताछ के लिए? ईशा मर्डर केस में। देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। ले चलो इसे। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मुझे को छोड़ दीजिए। देखिए गलतफहमी हो रही है साहब। देखिए ना, पता नहीं मेरे बेटे को ले जा रहे हैं साहब। एक मिनट चलिए। साहब मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूँ साहब, न्यूज़पेपर और अखबार में आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। असली गुनहगार को तो आप पकड़ नहीं पा रहे। मेरे बेटे को बलि का बकरा बना रहे हैं आप। गुप्ता जी, आपके सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, हम आपके ही बेटे को बलि का बकरा क्यों बनाएंगे? ईशा गायब हुई थी संडे रात को, बुधवार रात को उसकी लाश मिली थी और मंगलवार रात को आपका बेटा एक बड़ा सा सूटकेस बाहर लेके जाते वक्त सीसीटीवी में दिखाई दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मानती हूँ मैं कि आलसी है, निकम्मा है, लेकिन वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ किया नहीं होगा तो छोड़ दीजिए उसे। ले चलो इसे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मोहित दोषी पाया गया, लेकिन मोहित के माता पिता और सोसाइटी के लिए ये आरोप अविश्वसनीय था, क्योंकि बचपन से ही सब उसे जानते थे। वो ईशा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था, लेकिन क्या पुलिस का ये शक सही था? शराब पीता? जी कभी कभी बियर पी लेता हूँ। संडे को क्या पिया था? कुछ नहीं सर। कौन देखता है ब्लू फिल्म्स? कभी नहीं सर। मोरे लैपटॉप चेक करो इसे। सर कभी कभी देख लेता हूँ सर। बैग कहाँ से लिया? कौन सा बैग सर? वही जिसमें ईशा को डालकर लेकर गया था। सर उस बैग में लास्ट ईयर की बुक्स थी जो मैं जूनियर स्टूडेंट को देने गया था बस। स्टूडेंट का नाम बता। जी वो मैं एनजीओ में देने गया था। एनजीओ का नाम बोल। वो आशा प्रकाश ज्योति प्रकाश सर। लेके आ गया बैग उधर? नहीं सर, बैग चोरी हो गया। चरस गांजे का नशा करता है? नहीं सर। तो तेरे जेब में मैच बॉक्स कैसे मिला? जी कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। लड़की को जलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से मिला? जी मैच बॉक्स रहने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लड़की को जलाया। तो फिर किसी को सुपारी दी थी? सर मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, मेरा इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है सर। बैग कहाँ है वो? सर बताया तो था सर, बैग चोरी हो गया। ब्लड सैंपल ले लो और मैच करो। तो
पुलिस को मोहित पर पूरा शक था, लेकिन उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। ईशा की लाश पूरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई थी और इसी वजह से उसकी फोरेंसिक जांच और डीएनए जांच में देरी लगी। और यही कारण था कि मोहित को अरेस्ट करने के बाद 90 दिनों तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। मोहित के पिता शिवलाल गुप्ता की अदालत में की गई अपील मंजूर हो गई और मोहित को जमानत मिल गई। भावेश और अल्पा अपनी बेटी की मौत के सदमे से अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि मोहित को जमानत मिलने की खबर से उनका क्रोध उमड़ आया। जेल के माहौल ने मोहित पर भी काफी असर छोड़ा था। जमानत के बाद मोहित अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था, लेकिन लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल चुका था। मोहित के बर्ताव में भी काफी बदलाव महसूस हो रहा था और ये इस कहानी के भयानक अगले अध्याय की आहट थी। माँ सुन तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बात तो सुन। एक भी बात नहीं सुननी मुझे तेरी। अरे माँ मेरी बात सुन। मेरे से बात मत कर, मैंने कहा ना तुझे। माँ सुन तो बात। मैं आज के बाद कभी जुआ खेलने नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है। माँ तो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे तुझसे बात करने से भी डर लगता है। तुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए था हमें। पार्वती ये क्या बातें कर रही हो? नहीं डैडी, माँ ठीक करी। मुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए। जब खुद की माँ को मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या फायदा? माँ तुझे क्या लगता है मैंने ईशा को मारा है? मैं ईशा को मार सकता हूँ? ठीक है माँ, मुझे लगता है ना मैंने ईशा को मारा है। मैं तेरे लिए फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा। बस इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर मुझे। एक बात बता, उस दिन रात को कौन सी किताबें लेकर गया था तू? तू पुलिस को चकमा दे सकता है, मुझे नहीं। ये बीती बातें लेकर बातें करने क्या फायदा तुम्हें? क्या बीती बातें? क्या बीती बातें? हाँ, जब देखो तभी बेटे का साइड लेते रहते हो। अरे बड़ी मुश्किल से अभी तो पुलिस ने छुड़ा के लाया हूँ उसे। बस आपकी वजह से ये बिगड़ता है। जब देखो तब बस बेटा बेटा बेटा, और कुछ खराब हो जाए तो उसके बाद माँ के ऊपर जाता है सब कुछ। तो दिन भर तुम्हारे पास ही रहता है ना। देखा, आ गए ना अपनी औकात पे। मैं ही बुरी बन गई आपके सामने। पार्वती, अरे कहाँ हो? पार्वती, गुप्ता जी के मुताबिक उनकी बीवी के हाथ में 2 सोने के कंगन थे जो गायब है, और कबर से करीब 5 से 6 हजार रुपए भी गायब है। मतलब मर्डर का मोटिव पैसा है। इनका बेटा मोहित कहाँ है? सर मोहित का नंबर स्विच ऑफ है और गुप्ता जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मोहित ये सब कर सकता है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। चलो सर ये देखिए। जूम कर। मोरे देखो, हमारा शक सही नहीं था। मोहित हाथ में प्लास्टिक की थैली लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है मिसेस गुप्ता को मारने के बाद वो गेट से बाहर जा रहे हैं। काम करो, इस मोहित की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि मोहित ने एक बाइक चोरी की, उसे जुआ खेलने की लत लग गई, पैसे कमाने का भूत सवार। पिछले कुछ दिनों में उसने जुए में काफी पैसे जीते भी थे। शहर के जितने भी जुए के अड्डे हैं सब चेक करो। और इस मोहित ने कंगन चोरी की है, मतलब वो बेचेगा जरूर। आसपास के एरिया में जितने भी ज्वेलरी शॉप है वहां जाके पता करो। सर सुना है तुमने एक लड़के से चोरी की ज्वेलरी खरीदी? नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और मैं चोरी का माल नहीं खरीदता। तुम लोग बिना मार खाए सच नहीं बोलते हो ना? दीक्षित घेऊन चलेला। चलिए भाई चल। मैं कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनो। जब 2 डंडे सही जगह पे पड़ेंगे ना सब सच याद आ जाएगा। चल सर बताता हूँ सर। बोल। वो 3 बंदे थे सर। 3 बंदे? जी सर। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मुझे देखना है। जी सर, मैं दिखाता हूँ।
एक मिनट पॉज करो। ये तो पीटर और जॉन है, चेन स्नैचर। मोहित का इन चेन स्नैचर से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पीटर और जॉन पिछले महीने तक जेल में थे, शायद इनकी मुलाकात वहीं पर हुई है। मोहित मुजरिम है, वो फरार हो सकता है, लेकिन ये पीटर और जॉन है। एक काम करो, पीटर और जॉन के अड्डा का पता करो और इनके पीछे इन्फॉर्मर लगा दो। कल शाम तक ये दोनों मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। ओ सर। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि मोहित ने ही पहले ईशा और फिर अपनी मां का कत्ल किया है और अब वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। पीटर और जॉन दोनों नामी गुनहगार थे और पुलिस को उनके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे पुलिस! अरे साहब मैंने मिस नहीं किया साहब। ले चलो। मत मारो साहब, मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, आप मत मारो साहब। साहब पुणे जाने वाला है साहब वो। पुणे जाने से पहले वो बैंगलोर जाने वाला है और बैंगलोर जाने के बाद वो पुणे जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले उसे किसी को मारना है साहब। सोसाइटी में सबको अलर्ट कर दो और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे वहां लगा दो। हेलो, माँ हमें छोड़ के चली गई पापा। इतना प्यार करता था तो फिर उसे मारा क्यों? मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ? घर छोड़कर भागा क्यों? फूल भी यहाँ पर छोड़कर गया। माँ पर तुझे तरस भी नहीं आया? उस बच्ची को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे सच कहती थी तेरी माँ। मेरे लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। अगर आज उसकी बात सुनता ना, वो जिंदा होती और तू घर के बाहर। अगर मुझे पता होता कि मेरे लाड़ प्यार से तेरी ये हालत होती तो तुझे उसी वक्त मार दिया होता। क्या कर रहा है? पागल हो गया? अरे पागल हो गया? तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, वरना माँ के साथ भेजने का प्लान बनाया था मैंने। कोई बात नहीं, आपकी किस्मत बदल देते हैं। क्यों मारा? मैं जुए में बहुत पैसे हार चुका था, बर्बाद हो चुका था। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत डिस्टर्ब था। फिर मैं टेरिस पे गया। फिर मैंने टेरिस पे दिव्या और अमन को देखा। वो रोमांस करने में लगे हुए थे। वो देख के और डिस्टर्ब होने लगा मैं।
मेरे साथ कोई रोमांस ही नहीं करता, कोई लड़की मेरे पास ही नहीं आती, ना मुझसे दोस्ती करती। एक बार फेल क्या हो गया, कोई लड़की दोस्ती नहीं करती मुझसे। मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। फिर मैंने फ्लैट के सामने ईशा को खेलते हुए देखा। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, खेलोगी? आ जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं घबरा गया। उसकी चिल्लाहट बंद करने के लिए मैं घबरा गया। मुझे लगा अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा? उसकी लाश को भूख की किसी को खबर नहीं। मौका देखते ही वो बैग को उसकी लाश को और कपड़े को दोनों को जला, फिर खुद ही पीसीओ से पुलिस कंट्रोल में फोन करके सब कुछ लिखा। अपनी माँ को क्यों मारा तूने? माँ को? आप ऐसे चाहिए? पहले अपना गुनाह कबूल कर क्या? कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? हर बात पे ईशा ईशा ईशा। वो तुम्हारी औलाद है। मैं इसी बात की तो शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। तो तुझे सिर्फ बेल मिली है, रिहाई नहीं मिली है। एक न एक दिन फांसी का फंदा जरूर तेरे गले में पड़ेगा। बाद में होगा। अरे मेरी चाबी दे, चाबी दे मेरी, दे मेरी चाबी दे, मेरी चाबी दे, दे मेरी चाबी। माँ, तुझे क्या हो गया? माँ ऐसी होती है क्या? पहले तो हर बात में साथ देती थी, पहले हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, फिर अचानक से बदल गई। मुझे पैसे चाहिए थे, वो पैसे नहीं देती थी मुझे। बोलता था मुझे पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। नहीं सुनती थी मेरी। क्या करती? मारना पड़ा उसे। बाप को मारने की कोशिश क्यों की? वो तो आंखें बंद करके तुझसे प्यार करता था। नहीं नहीं नहीं, डैडी भी अब माँ की जबान बोलने लगे थे। वो भी मुझ पर शक करने लगे कि मैंने ईशा को मारा है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि दोनों जिंदगी भर साथ रहे तो इनको भी माँ के पास पहुंचा दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों आगे भी साथ रह लेंगे, फिर सारी दौलत, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। उनकी जिंदगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे जीते जी तू उस जेल से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। अदालत ने मोहित को ईशा गांधी को अगवा करने, उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करने और कत्ल करने के इल्जाम में कुल मिलाकर 46 साल की सजा सुनाई है। मोहित पर अपनी मां के कत्ल करने का मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैकेनिकल इंजीनियर के सुनहरे सपने वाला मोहित हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे लुप्त हो जाएगा। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएं, उनसे खुलकर बात करें। इस बात का ध्यान रखें कि लाड प्यार और लापरवाही से की गई अनदेखी कहीं उनकी बर्बादी की वजह न बन जाए। अरे बेटा, ये सुबह सुबह का झमेला लेके बैठ गई हो। चलो नाश्ता करो जल्दी से। अरे चलो। अम्मा, कलेक्टर साहब को लेटर लिखे हैं, स्कूल जाते वक्त पोस्ट कर देंगे। तो चलता रहेगा, लेकिन अम्मा हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन जब तक हमको स्कूल खोलने की मंजूरी नहीं मिल जाती ना, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन मंजूरी भी मिल जाएगा, लेकिन अम्मा आपके लेकिन से हमारा लेकिन का वाद विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप सिर्फ नाश्ता कीजिए, समझी? तू ना हमको बच्चा समझ के फुसला देती है। हाँ बेटा, लेकिन अम्मा फिर लेकिन A for B for
गांव चिलौरी, फूलपुर, इलाहाबाद। अनीता मिश्रा यहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी थी। कई लोगों का उससे मिलना जुलना था और 25 अगस्त 2016 को भी उससे कोई मिलने आया था। आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, चलो सब घर जाओ और सब पढ़ के आना। अनीता मिश्रा चिल्लौरी गांव का एक जाना माना परिचय थी, लेकिन जल्द ही अनीता मिश्रा एक ऐसा रहस्य बन गई जो उसके अचानक गायब हो जाने की पहेली बनकर सामने आया। यशोदा जी, हमारी अनीता को देखी का? नहीं जीजी, हम नहीं देखे। मिथिला बहन, हमारी अनीता को देखी का? नहीं जीजी, हम तो नहीं देखे। कहाँ हुआ? अरे दोपहर से घर नहीं लौटी है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं अगर दिखे ना तो हमको जरूर खबर करना। हाँ जीजी। 25 अगस्त 2016 की शाम अनीता मिश्रा के लापता होने की रिपोर्ट फूलपुर पुलिस स्टेशन में अनीता मिश्रा की मां शारदा मिश्रा द्वारा लिखवाई गई। तो अनीता के विद्यार्थियों ने क्या बोला आपको? साहब, सब बच्चा बोल रहे थे कि जब अनीता उनको पढ़ा रही थी तो एक बहुत बड़ा गाड़ी आया था हुआ। उसके बाद अनीता सब बच्चा लोग को छुट्टी दे दी साहब। आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, चलो सब घर जाओ। किसकी गाड़ी थी वो? कौन आया था उस गाड़ी में? साहब, बच्चा लोग को कुछ ज्यादा तो हमको बताया नहीं, लेकिन साहब हमको बहुत फिक्र हो रही है अनीता की। आपको किसी पे शक है जो अनीता को गायब कर सके? नहीं साहब, गांव वाले तो हमरे अनीता को बहुत पसंद करते हैं। साहब, हमारा मन बहुत घबरा रहा है साहब। आप घबराइए नहीं, अनीता का फोन नंबर दीजिए हमें, हम पता करते हैं। साहब, इसमें अनीता का फोन नंबर है। कुमार, लाइए, पता करवाओ अनीता का फोन कब और कहां बंद हुआ था। तब तक अनीता के स्टूडेंट से मिलते हैं। जिन जिन बच्चों को अनीता पढ़ाती थी उन सबको बुलाओ। हाँ। बच्चों, उस दिन आप लोगों की अनीता दीदी से कौन मिलने आया था? किसी ने देखा था? अच्छा, कौन से रंग की गाड़ी में आया था ये तो देखा होगा। वो नीला था। नीला नहीं था, काला था। काला नहीं था, पीला था। पीला नहीं, हरा था। बच्चों को याद नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि अनीता से मिलने कोई गाड़ी में आया था। श्रीवास्तव, चिलौरी के आसपास के गांव में अच्छी तरह से पूछताछ करवाओ, शायद कुछ पता चले। सर। पुलिस अब उस गाड़ी का पता लगा रही थी जो अनीता के साथ देखी गई थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। लेकिन जब अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स आए तो अनीता के गायब होने के कई एंगल नजर आने लगे। सर, ये अनीता का कॉल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था। कुमार, अनीता 10 बजे तक चिलौरी में अपने स्टूडेंट्स के साथ थी, तब वहां गाड़ी आई थी। पर 12 बजे अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ, तो क्या उस गाड़ी में किडनैप करके उसे झूसी तक ले जाया गया होगा? सर, किडनैपिंग का तो कोई भी एंगल अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही अनीता की मां को भी कोई रैंसम कॉल आया है। अनीता की मां ने भी किसी पे शक नहीं जताया, तो फिर अनीता के गायब होने के पीछे एंगल क्या रहा होगा? सर, एक मिनट, ये देखिए, अनीता के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर अनीता की अक्सर बातें होती थी और 24 अगस्त को भी इस नंबर से अनीता को कॉल गया था, लेकिन अभी यह नंबर बंद है सर। लेकिन ये नंबर है किसका? हेलो अम्मा। अम्मा, अनीता कुछ तो बोली होगी, शायद अंदाजा लगे कि उस दिन उस गाड़ी में कौन आया था। बेटा, अगर वो कुछ बोली होती तब ना हम अंदाजा लगाते। हमको तो बहुत फिक्र हो रहा है कि हमारी अनीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अम्मा, आप हिम्मत रखिए, हम भी अनीता को अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका या अनीता का झूसी में कोई जानने वाला है क्या? झूसी? नहीं साहब, झूसी से कुछ पता चला का? अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ था। किसी केशव शुक्ला को जानती हैं आप? केशव शुक्ला? ये है केशव शुक्ला।
नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। केशव और अनीता की अक्सर फोन पे बातें हुआ करती थी। केशव का फोन भी इलाहाबाद के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। अनीता का इलाहाबाद में आना जाना था। अनीता कॉलेज इलाहाबाद से की थी, लेकिन डिग्री लेने के बाद वो गांव में आके पढ़ाने लगी। हो सकता है अनीता और केशव का अफेयर हो। नहीं साहब, हमारी अनीता ऐसी नहीं थी। उसका तो सगाई भी हो गया था 2 महीने पहले। किससे? अनमोल पांडे जी से। उसके परिवार वाले यहीं पास के गांव चितवाना में रहते हैं। तो अनमोल के परिवार वालों को पता है कि अनीता गायब है? हाँ साहब, अनमोल जी भी हमारी अनीता को ढूंढने में भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अनमोल पांडे करता क्या है? इलाहाबाद में सरकारी नौकरी करता है, वहाँ दफ्तर है उनका। अनीता इस रिश्ते से खुश थी? हाँ साहब। शादी कब होने वाली थी इनकी? अभी शादी तय नहीं हुई थी। 2 महीने सगाई को हुए हो गए और अभी तक शादी की तारीख नहीं तय हुई। अनीता गांव में स्कूल खोलना चाहती थी। कलेक्टर साहब को उसने पत्र भी लिखा था। वो चाहती थी कि जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वो शादी की तारीख पक्की कर देगी। और स्कूल खुलवाने में खुद अनमोल जी भी भाग दौड़ कर रहे थे उसके साथ। अनीता और अनमोल की सगाई हो गई थी तो अनीता और केशव का क्या रिश्ता रहा होगा जो उनके बीच इतने कॉल्स हुआ करते थे? और अनीता की माँ भी केशव के बारे में कुछ नहीं जानती। और सर अनीता का मंगेतर अनमोल, उसने भी केशव को पहचानने से इनकार कर दिया था। सर हम इसको नहीं जानते और अनीता भी हमें कभी किसी केशव के बारे में कुछ नहीं बोली। माना अनीता की तुमसे सगाई हुई, लेकिन कभी भी तुम्हें लगा कि अनीता का किसी सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कुछ हो, लेकिन तुम्हें पता ना हो। सर ऐसा कुछ भी होता तो अनीता हमसे सगाई क्यों करती? अनीता की माँ ने भी यही बोला था कि अनीता और अनमोल की सगाई अनीता की खुशी से तय हुई थी। और सर अनीता के गांव वालों के बयान से भी नहीं लगा कि अनीता का किसी और से चक्कर होगा। अनीता बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं की। अनीता चाहती तो किसी बड़े स्कूल का टीचर बन सकती थी, लेकिन इस गांव के बच्चों को वो मुफ्त में पढ़ा रही थी। और ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया जिससे लगे कि केशव और अनीता के बीच अफेयर का कोई एंगल होगा। लेकिन कोई ना कोई तो एंगल है। जो अनीता गायब है और केशव का फोन भी बंद है। जी केशव शुक्ला यहीं रहते हैं? जी वो मेरे बड़े भैया। कौन है मितेश? हमें केशव शुक्ला से मिलना था। क्या हुआ? केशव घर पे नहीं है क्या? साहब केशव का तो 3 दिन पहले देहांत हो गया है। अनीता की तलाश में फूलपुर पुलिस जब केशव शुक्ला से मिलने पहुंची तो केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ। केशव शुक्ला अनीता के गायब होने से 1 दिन पहले से यानी कि 24 अगस्त से लापता था। हेलो, आपके बेटे केशव की हमें तालाब में लाश मिली है। 25 अगस्त को हमको ये पता चला कि हमारा केशव नहीं रहा। 24 अगस्त को केशव कहाँ गया था, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया। 24 की भोर में ही चला गया था और बाद में हमको पता चला कि वो कॉलेज भी नहीं गया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो हमने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। और लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ऑफिसर उसका केस देख रहे थे उन्होंने हमें बताया कि हमारे केशव ने आत्महत्या कर ली। लेकिन साहब हमें पूरा विश्वास है कि हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। सर हमारा केशव कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुआ है सर। कैसी साजिश? सर वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। दरअसल हम केशव से एक केस के सिलसिले में मिलना चाहते थे। आप लोग अनीता मिश्रा को जानते हैं? यह है अनीता मिश्रा। अनीता और केशव की अक्सर फोन पर बातें होती थी। सर हम किसी अनीता को नहीं जानते। तुम तो केशव के भाई हो। जो बातें केशव ने अपने पेरेंट्स से नहीं बताई
तुमसे तो कही होंगी। सर भैया हमसे सारी बात शेयर नहीं करते थे, लेकिन हमको लग रहा था कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर वो बहुत उदास रहने लगे। क्या बात है भैया, पढ़ाई में जी नहीं लग रहा का? साहब भैया के मार्क्स कम आए थे, हमको लग रहा था कि भैया को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल नहीं जम रहा था। लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना कमज़ोर था कि सुसाइड कर लेता। और साहब माना कि उसके नंबर कम आए थे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा था, वो सुसाइड नहीं कर सकता साहब। केशव के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि केशव ने आत्महत्या की होगी, और इलाहाबाद पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कई संभावनाएं खड़ी कर रही थी, जिसके बारे में फूलपुर पुलिस को उनसे मिलकर पता चला। हमें सुसाइड इसलिए लगा क्योंकि केशव की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन हमने केशव के कॉल डिटेल्स भी चेक किए। वो काफ़ी समय से अनीता के टच में था, लेकिन अनीता का फ़ोन बंद होना ये हमें सस्पिशियस लगा। हम तो खुद फूलपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अनीता मिश्रा तो खुद 25 अगस्त से फूलपुर से लापता है। केशव का फ़ोन 24 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव था और वो काफ़ी समय से फूलपुर जा रहा था, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। ये केशव के पेरेंट्स करते क्या हैं? केशव के माता पिता दोनों बैंक एम्प्लॉय हैं और वो केशव को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन जब हमारी केशव के छोटे भाई मितेश से बात हुई तो उसने बताया कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। हमें लगा हो सकता है इसी वजह से उसने सुसाइड किया हो। तो अब आपको क्या लग रहा है, केशव ने सुसाइड किया या नहीं किया? ये राज तो केशव और अनीता की 24 अगस्त की मुलाकात से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि 24 अगस्त को केशव फूलपुर में था और केशव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक केशव की डेथ भी 24 अगस्त की शाम को हुई थी। और अब आप बता रहे हैं कि अनीता भी गायब है। हो सकता है कि केशव के केस का कनेक्शन अनीता के गायब होने से जुड़ा हो। सर अनीता की मां केशव को नहीं जानती और न ही केशव के घर वाले अनीता को, और केशव अनीता को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि उससे मिलने फूलपुर भी आया करता था। सर केशव की लाश मिली और अनीता गायब है, इन दोनों बातों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सर। कनेक्शन हमें कुमार ये भी समझना होगा कि जिस दिन अनीता गायब हुई उस दिन गाड़ी में उससे मिलने आया कौन था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता ने अनमोल से सगाई की और केशव से भी चक्कर चलाया, मतलब 2 टाइमिंग? तो क्या हो सकता है कि केशव ने इसी वजह से आत्महत्या की या फिर कुछ और ही हुआ? इसका पता तो अनीता से मिलकर ही चलेगा। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि केशव के घर वालों को लगता हो कि केशव की मौत की वजह अनीता है, इसलिए उन्होंने अनीता को गायब कर दिया और अभी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि वो अनीता को नहीं जानते। ये केशव के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि 25 अगस्त को वो लोग फूलपुर आए थे क्या। ये भी पता करो कि केशव फूलपुर सिर्फ अनीता से मिलने आता था या फिर फूलपुर में उसका कोई और भी जानने वाला है। सर केशव का केस सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और हत्या भी समझा जा रहा था, और वजह माना जा रहा था अनीता को। अनीता का गायब होना उसे सस्पेक्ट भी बना रहा था और केशव के परिवार के बदले का विक्टिम भी। और अनीता का फोन झूसी में बंद होना इन दोनों संभावनाओं को वजह भी दे रहा था। लेकिन यह साफ था कि 25 अगस्त की सुबह को कोई तो अनीता से मिलने आया था, लेकिन क्या उसका केशव या केशव के परिवार से कोई कनेक्शन था? अनीता मिश्रा की तलाश में अब केशव शुक्ला के फूलपुर आने के सिरे ढूंढे जा रहे थे, लेकिन पुलिस को अनीता के फूलपुर के पास दौलतपुर गांव में अक्सर एक घर में देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली थी। सर यही घर है जहां पर अनीता का अक्सर आना जाना था। अरे तनिक ठहरो भाई, दरवाजा काहे जोर जोर से पीट रहे हो? काकी हम आपसे अनीता के बारे में बात करने आए हैं। कौन अनीता? ये अनीता, पता चला है कि इसका यहाँ पर आना जाना था। हम किसी अनीता वनीता को नहीं जानते। हाँ वनीता नहीं, अनीता। हाँ हाँ वही। अंदर तो नहीं है ना? हम झूठ थोड़े ही बोल रहे, विश्वास ना हो तो चल के देख लो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे 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 आप तो सचमुच अंदर घुसा है, क्या कर रहे हो? हमने बोला ना यहाँ अनीता कविता कोई ना है। लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर उन्होंने अनीता को यहाँ आते जाते देखा है। साहब हमारे यहाँ तो कई लोग आते जाते रहते हैं, अब हमको क्या पता कि कविता है कि अनीता है कि वनीता है। आप किसी केशव शुक्ला को जानती हैं? ना, हम किसी को नहीं जानते।
तो आप केशव और अनीता किसी के बारे में कुछ नहीं ना, जानते? हम झूठ थोड़े नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते। ठीक है। हे भगवान, दादी जरूर झूठ बोल रही है। इसके और इसके पूरे खानदान की कुंडली निकालो। हो सकता है इसका केशव के साथ और अनीता के साथ अभी भी कनेक्शन हो। ये शारदा को भी थाने बुलाओ, हो सकता है उससे कुछ पता चले। सर। नहीं साहब, हम इनको नहीं जानते। हाँ, अनीता अक्सर दौलतपुर जाया करती थी। अनीता ने कुछ तो बताया होगा, वो दौलतपुर क्यों जाती थी, किससे मिलती थी? दौलतपुर का साहब वो तो जिला के सारे गांव में जाया करती थी और सब बच्चों को अपने गांव में आके पढ़ाई करने के लिए बोलती थी। लेकिन हमें पता चला है अनीता केशव नाम के जिस लड़के के टच में थी वो भी फूलपुर जाया करता था और अनीता वहां उससे मिल रही थी। हो सकता है साहब वो मिला करती होगी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन क्या? अनीता के मंगेतर अनमोल जी भी अनीता से एक बार किसी लड़के के बारे में पूछ रहे थे। बाय। अनीता, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? जिससे तुम रोड पर बात कर रही थी? अच्छा, वो हमारी सहेली का जानने वाला था। जब आप उस दिन केशव के बारे में हमसे पूछ के गए थे, तब हम अनमोल जी से उस लड़के के बारे में पूछे थे। तो क्या बोला अनमोल ने? सर, हम जिस लड़के को अनीता के साथ देखे थे वो लड़का वो नहीं था जिसकी आप फोटो दिखाए थे। तो कौन लड़का था वो? सर, हम उस लड़के को तो नहीं जानते, लेकिन अनीता बोली थी कि उसकी सहेली का जानने वाला था। कौन सहेली? सर, हम ये तो नहीं पूछे थे। अनीता केशव के अलावा किसी और लड़के से भी मिल रही थी, लेकिन वो लड़का कौन था, अनीता की किस सहेली का जानने वाला था, फिलहाल इसकी कोई लीड पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के बारे में छानबीन की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। सर, सावित्री देवी का केशव शुक्ला से कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन सर सावित्री देवी की बेटी की फैमिली गोरखपुर में रहती है। ये उनकी बेटी माया श्रीवास्तव और ये दामाद सोहम श्रीवास्तव। इनके फोन 25 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव थे और सर इनके पास एक वाइट कलर की एसयूवी है जिसने 25 अगस्त को फूलपुर चुंगी क्रॉस की थी। सर हो सकता है उस दिन यही लोग अनीता के पास आए हों। गोरखपुर में रहते कहाँ हैं ये लोग? जी बोलिए। आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। तो क्या किया आपने अनीता के साथ? नहीं सर, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है कि 25 अगस्त को फूलपुर गए थे और अनीता मिश्रा से मिले थे। यही है अनीता। तो आपकी सास सावित्री देवी भी आपके साथ अनीता से मिली थी? हाँ सर, हम उनसे बोले थे कि वो ये बातें किसी को न बताएं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग उनसे अनीता के बारे में पूछताछ करने गए तो हम बोले उनसे कि आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए था। पर आपने नहीं बताया कि आप अनीता से क्यों मिले थे? सर वो देखिए, अगर आपने हमसे कुछ छुपाया तो। नहीं सर, हम जानते हैं सर कि हम छुपाएंगे तो भी आप सच का पता लगा लेंगे, लेकिन सर बात हमारी इज्जत से जुड़ी हुई, इसलिए थोड़ा सा हम संकोचा रहे हैं सर। संकोचाइए मत, सच सच बोलिए। सर, हमारी बेटी तृष्णा अक्सर दौलतपुर में उसकी नानी की रहा करती थी। हम अक्सर उसको वहां छोड़कर आते थे। उसकी नानी अकेली रहती है ना, और वहीं तृष्णा की दोस्ती अनीता से हो गई थी सर। लेकिन 3 महीने पहले हमारी तृष्णा। क्या हुआ 3 महीने पहले? 3 महीने पहले तृष्णा ने भाग के शादी कर ली थी।
किसके साथ भाग के शादी की तृष्णा ने? सर हम 3 महीने से यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। पर आप नहीं जानते कि तृष्णा ने किसके साथ भाग के शादी की? नहीं सर, उसने सिर्फ फोन करके यही बताया कि मैं अपने प्रेमी से शादी कर रही हूँ और फिर फोन काट दिया। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ है। तो पुलिस कंप्लेंट तो की होगी ना आपने? नहीं सर, लड़की का मामला है ना, इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं की। सर हम तो चाहते थे कि उसे ढूंढे, समझा बुझा के घर वापस ले आए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। और कुछ टाइम से तृष्णा की नानी बता रही है कि शायद अनीता जानती है कि तृष्णा किसके साथ भागी है। और उस दिन हम अनीता से यही पूछने गए थे सर कि वो सच सच बता दे कि तृष्णा कहाँ है। हम उसके सामने गिड़गिड़ाए सर, मिन्नतें की, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया और वो वहां से चली गई। चली गई या आप उसे झूसी ले गए? और नहीं सर, हम तो सीधे उसके बाद नानी के घर चले गए थे और रात में गोरखपुर आ गए थे। इस बीच अनीता कहाँ गई हमें नहीं मालूम सर। ऐसा तो नहीं ना कि अनीता ने तृष्णा के बारे में कुछ बताया ना हो और आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं है सर, भगवान की सौगंध सर, हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे। तृष्णा की फोटो होगी आपके पास? जी। वो दीजिए। फोटो लिया। उसका फोन नंबर भी दीजिए। लेकिन साहब उसका फोन तो 3 महीने से बंद है। तो भी दीजिए। 77 केशव की लाश मिलने के बाद अनीता मिसिंग केस अब इस सवाल से भी जुड़ गया कि क्या अनीता जानती थी कि पिछले 3 महीने से तृष्णा कहां थी। लेकिन अब अनीता कहां थी, इस सवाल का जवाब पुलिस को तृष्णा के माता पिता से भी नहीं मिला। और तृष्णा की नानी सावित्री देवी ने अपनी बेटी और दामाद की इज्जत को अपने झूठ की वजह बताया, लेकिन इससे भी अनीता की कोई लीड नहीं मिली। अनीता मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रही फूलपुर पुलिस को इलाहाबाद के केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का केस भी सौंप दिया गया और अनीता के गायब होने को केशव और तृष्णा के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। नहीं साहब, हम किसी तृष्णा को नहीं जानते। अनीता का तृष्णा की नानी के यहाँ आना जाना था। क्या कभी तृष्णा अनीता के साथ यहाँ आई थी? नहीं साहब, हम अनीता को कभी इसके साथ नहीं देखे। आप केशव को भी नहीं जानती और तृष्णा को भी नहीं जानती, लेकिन अनीता का इन दोनों के साथ कनेक्शन था। यह भी तो हो सकता है कि अनीता ने यह बात आपसे छुपाई हो और आप अब हमसे छुपा रही हो। भला हम काहे कुछ छुपाएंगे साहब? 6 दिन से हमारी बच्ची गायब है और आप हर रोज कोई ना कोई फोटो लेके चले आते हैं, पर ये नहीं बताते कि हमारी अनीता है कहाँ। आपकी अनीता को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं, आप जानती हैं आपकी बच्ची अनीता कहाँ है और आप हमें नहीं बता रही। साहब हम खुद परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं। सर, मेरी अनमोल से बात हुई, वो भी तृष्णा को नहीं जानता। लेकिन अनमोल ने तो कहा था कि उसने अनीता को किसी लड़के के साथ देखा था और अनीता उससे बोली कि अच्छा वो हमारी सहेली का जानने वाला था। हो सकता है तृष्णा ने 3 महीने पहले उसी लड़के के साथ भाग के शादी की हो। लेकिन सर वो लड़का कौन था, कहाँ का है, इसके बारे में भी अनमोल को कुछ नहीं पता। सर बस झलक भर देखे थे उसको, चेहरा ठीक से याद नहीं, स्केच कैसे बनवाएंगे। ये तृष्णा के पेरेंट्स की पिछले दिनों की एक्टिविटीज पता की? हाँ सर, वो लोग 24 अगस्त को गोरखपुर में थे और 25 अगस्त को अनीता गायब हुई। उनका फ़ोन पूरे दिन फूलपुर में एक्टिव था और सर ये भी पता चला है कि उनकी वाइट कलर की एसयूवी तृष्णा की नानी के घर के बाहर भी देखी गई थी। सर अनीता का फ़ोन 25 अगस्त को झूसी में बंद हुआ। हो सकता है तृष्णा का कनेक्शन भी झूसी से हो। अगर तृष्णा का कनेक्शन झूसी से है तो 6 दिन से अनीता के गायब होने का राज तृष्णा के 3 महीने पहले गायब होने के राज से कैसे जुड़ा हो सकता है? और केशव की संदिग्ध मौत से अनीता का क्या कनेक्शन हो सकता है, यह तभी साफ हो पाएगा जब हमें अनीता का पता चल पाएगा। आप सभी लोग झूसी के आसपास के सभी गांवों में जाकर अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करो। और कुमार तुम तृष्णा और अनीता के जैसी कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं, उन्हें फौरन स्टडी करो। अगर तृष्णा के पेरेंट्स की बात सही है कि तृष्णा किसी लड़के के साथ भागी थी, तो हो सकता है उस लड़के का लीड हमें तृष्णा या अनीता के कॉल रिकॉर्ड से मिले। सर मैंने केशव के घर वालों के बारे में पता किया तो ये पता चला कि उसके पेरेंट्स का फूलपुर से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके भाई मितेश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फ़ोन फूलपुर में अक्सर एक्टिव रहता था। यानी केशव के साथ साथ मितेश का भी फूलपुर आना जाना था। तो ये बात उसने हमें पहले क्यों नहीं बताई?
सर हम ये बात छिपाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा के डर से हम कुछ बोल नहीं पाए थे। सॉरी पापा। सर भैया का दोस्त है संजय, जिसका फार्म हाउस है फूलपुर में। कौन संजय? सर संजय मंडल, यहीं इलाहाबाद का है। पापा हमको उससे मिलने को मना करते थे, तो भैया ने हमको कहा कि हम पापा को कुछ नहीं बताएं कि हम उसके फार्म हाउस जाते हैं। तो संजय के फार्म हाउस जाके तुम लोग अय्याशी किया करते थे? नहीं सर, सर हम कोई अय्याशी नहीं करते थे, तो बस मौज मस्ती खेल कूद। और सर हम तो वहाँ सर कभी कभी जाया करते थे, लेकिन सर हमने भैया को कभी किसी अनीता के साथ नहीं देखा। और तृष्णा? सर कौन तृष्णा? ये तृष्णा। सर हम सच कह रहे हैं, हमने आज तक भैया को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। और हमको तो ये भी नहीं पता कि 24 अगस्त को भैया फूलपुर गए थे। संजय को भी ये बात नहीं पता थी, वो भी उस दिन इलाहाबाद में था। ये संजय मंडल इलाहाबाद में कहाँ रहता है, वहाँ का एड्रेस फोन नंबर सब दो हमें। तुम यहाँ बैठो, मैं सर को बुला कर आता हूं। संजय मंडल वही लड़का था जिसे अनीता के मंगेतर अनमोल ने अनीता के साथ देखा था। लेकिन क्या संजय का अनीता और तृष्णा से कोई कनेक्शन था? सर हम किसी तृष्णा को तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इस अनीता को ज़रूर जानते हैं। अनीता को जानते हो तो अनीता है कहाँ? सर हमें नहीं पता सर, हम तो केवल इसको 1-2 बार मिले, और वो भी बहुत समय पहले। क्यों मिले थे? सर केशव ने मिलवाया था, बोला था उसकी दोस्त है। कैसी दोस्त? सर वैसी वाली दोस्त नहीं, केशव का तो किसी और के साथ अफेयर था। किसके साथ? सर ये उसने नहीं कभी बताया। केशव ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया, अनीता से मिलवा दिया। सर उसने मिलवाया नहीं था, वो तो हमने खुद ही उनको देख लिया था। अबे ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तू? नहीं, ये वो नहीं है। तो ये कौन है और वो कहाँ है? सर केशव ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो ज़रूर फूलपुर की होगी। सर हमें लगता है कि केशव और उसकी गर्लफ्रेंड का शायद ब्रेकअप हो गया था और अनीता उनका पैचअप करवा रही थी। तुमने कहा केशव की गर्लफ्रेंड फूलपुर की होगी, तुम्हारे पेरेंट्स का फार्म हाउस भी फूलपुर में ही है ना? जी सर। फिर भी तुम कुछ नहीं जानते? सर फार्म हाउस ज़रूर हमारा है, लेकिन हम वहाँ पर बहुत कम जाते हैं, और उसकी एक चाबी हमने केशव को भी दे रखी थी। यानी 24 अगस्त को केशव फार्म हाउस में ही था, तुम और मितेश भी थे? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से भी पता कर लो, हम उस दिन इलाहाबाद में ही थे। केशव का मर्डर भी इलाहाबाद में ही हुआ है। सर मर्डर? सर हम तो सुने थे कि उसने सुसाइड किया। गलत सुने थे, केशव के मर्डर का केस हम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अनीता को किसने गायब किया है वो भी हम ही पता लगा रहे हैं। इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? सर ये क्या बोल रहे हैं आप सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? केशव हमारा दोस्त था। अगर हमें पता लगा कि इन सब में तुम्हारा हाथ था तो तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे। अभी तुम जा सकते हो, और हाँ हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। जी सर। कुमार, ये संजय और मितेश की कुंडली निकालो और इसके फार्म हाउस का सर्च वारंट भी। सर। पुलिस ने जब संजय के फार्म हाउस को इंस्पेक्ट किया तो अनीता से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन संजय और मितेश दोनों रडार में थे। तभी अनीता और तृष्णा के 3 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने तक तृष्णा के फोन से अनीता को कॉल होते थे। तो हो सकता है 3 महीने पहले तृष्णा ने वो फोन नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया। लेकिन सर अनीता के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो। लेकिन 3 महीने पहले तक तृष्णा के फोन से केशव को भी काफी कॉल होते थे। हो सकता है तृष्णा का केशव के साथ अफेयर हो,
सर मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई अफेयर होगा, लेकिन केशव के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो, और ना ही कोई ऐसा हिंट मिला है जिससे लगे कि 3 महीने पहले तृष्णा केशव के साथ भागी थी। सर हम किसी केशव को नहीं जानते। जब हमें पता ही नहीं कि हमारी बेटी का प्रेमी कौन था, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो केशव है या कोई और? कोई और नहीं, तृष्णा का केशव के साथ ही अफेयर होगा। हाँ, हालांकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तृष्णा केशव के साथ ही भागी थी। ना ही तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई ऐसा नंबर मिला जिससे यह साबित हो सके कि तृष्णा केशव के अलावा किसी और के साथ प्यार करती थी। सर तृष्णा ने खुद हमें बताया था कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही है। अगर आपके हिसाब से उसका प्रेमी केशव होगा तो ये जवाब केशव ही दे सकता है कि 3 महीने से हमारी तृष्णा कहाँ है। केशव तो अब रहा नहीं। ऐसा तो नहीं जब आपको पता चला कि केशव ने ही तृष्णा को गायब किया था तो केशव को मार दिया, और अनीता जो आपका ये राज खोल सकती थी इसलिए अब अनीता को भी गायब कर दिया। सर हमने कुछ नहीं किया है। 3 महीने से हम अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस गए और आप हमें इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सर मैंने केशव के भाई मितेश और उसके दोस्त संजय के बारे में पता किया। दोनों काफी अय्याश हैं सर। इन दोनों के खिलाफ कोई क्लू मिला? नहीं सर, फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि तृष्णा का गायब होना इस राज से जुड़ा हो कि मितेश और संजय ने तृष्णा के साथ कुछ किया हो, और 3 महीने बाद इसका पता केशव और अनीता को लग गया। इसलिए मितेश और संजय ने अपना क्राइम छुपाने के लिए पहले केशव को मारा और फिर अनीता को गायब कर दिया। सर हम कभी अनीता से नहीं मिले और हम अपने भैया को क्यों मारेंगे? केशव और अनीता ही नहीं, तूने 3 महीने पहले तृष्णा के साथ भी वही किया होगा। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है सर। मितेश और संजय के अलावा इस केस में अनमोल की भागीदारी का भी अंदाजा लगाया जा रहा था। सर इसमें एक एंगल अनीता के मंगेतर अनमोल का भी हो सकता है। अनीता केशव से भी मिल रही थी, लेकिन शायद अनमोल ने अनीता को संजय के साथ देख लिया, उसे शक हुआ, और हो सकता है इसी बात की दुश्मनी उसने अनीता से निकाली हो। कुमार ये तो पता करो ही, ये भी पता करो कि 3 महीने पहले तृष्णा के गायब होने का राज क्या था। तृष्णा के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, उससे जुड़ा कोई भी क्लू हमें अनीता के बारे में लीड दे सकता है। सर तृष्णा की लीड तलाशने के लिए तृष्णा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी, और इसी दौरान पुलिस को सोनपुर से एक ऐसी बॉडी मिलने की सूचना मिली जो 26 अगस्त को सोनपुर पुलिस को मिली थी। और नहीं हो सकता, हमारी अनीता नहीं हो सकती, हमारी अनीता हो ही नहीं सकती, नहीं हमारी अनीता नहीं है, नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उस बॉडी का डीएनए अनीता की मां के डीएनए से मैच किया तो यह साफ हो गया कि वो लाश अनीता की ही थी। लेकिन अनीता जिस अपराध का शिकार हुई वो दिल दहला देने वाला था। सर अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 25 अगस्त को दोपहर में ही हुई थी। और अनीता की लाश 26 अगस्त को सोनपुर में मिली, यानी कि उसे मारकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। सर सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। रेप? हाँ सर। कुमार क्या लगता है इन सब केसेस में तृष्णा के बाप का हाथ होगा? सर फिलहाल उसके खिलाफ कुछ मिला तो नहीं है, और जहां पर अनीता की लाश मिली वहां आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन सर अनीता के मंगेतर अनमोल के बारे में एक बात पता चली है। क्या बात? सर हम अनीता से शादी करने वाले थे, उसके साथ इतना गंदा काम क्यों करेंगे सर हम? लेकिन तुमने अनीता के परिवार वालों से झूठ तो बोला ही था। कैसा झूठ सर? तुमने अनीता के घर वालों से यह कहा कि तुम काफी पढ़े लिखे हो और सरकारी नौकरी करते हो, जबकि तुम केवल 10वीं पास हो, तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात। सर हम वो, और तुम्हारा यही झूठ अनीता को पता चल गया होगा, उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होगा और तुमने उसके साथ। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला था, लेकिन अनीता को इस बात का पता नहीं चला था सर हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अरे तो अनीता से प्यार करते थे सर। इस केस में ना तो अभी अनमोल की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत हाथ लगे थे और ना ही मितेश और संजय के खिलाफ कुछ मिला था, लेकिन जल्द ही पुलिस को एक नई जानकारी मिली। हेलो, ठीक है, तुम आगे की और इन्फॉर्मेशन निकालो। सर पता चला है कि 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने के अगले दिन तृष्णा के पेरेंट्स ने बनारस की टिकट बुक कराई थी, और वो वहां से 3 दिन बाद लौटे। पुलिस ने जब तृष्णा के पेरेंट्स का अचानक बनारस जाने का राज पता लगाया तो इस केस में एक नया मोड़ आया। क्या कहा था?
आपकी बेटी तृष्णा भाग गई, लेकिन यह नहीं बताया कि अपनी बेटी का शाद तक कर लिया था आप लोगों ने। नहीं सर, हम नहीं मारे तृष्णा को, बाप है उसके सर। ये तृष्णा के श्राद्ध की पावती, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोगों ने 3 महीने पहले बनारस में जाके उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी थी। हम मानते हैं सर कि हमने उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी, पर हम मारे नहीं उसको सर, तृष्णा के पापा ने तृष्णा को नहीं मारा। तृष्णा की मौत अबॉर्शन पिल्स खाने से हुई है। क्या? अबॉर्शन पिल्स? हाँ सर, 3 महीने पहले तृष्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। तृष्णा, तृष्णा क्या हुआ बेटा? बोल बोल, किसके साथ किया ये सब? बोल, कौन है वो लड़का? बोल। तुझे शर्म नहीं है ये सब करने से पहले? हाँ? समाज में हमारी नाम बताओ उसका। समाज में थू कर रहा है हमारी क्या? नाम बोलते। बोल ना तृष्णा। कई बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वो लड़का कौन था। घर से भागने की कोशिश की तो हमने उसे रोक लिया। सर, अबॉर्शन के लिए बाहर ले जाते किसी क्लिनिक में तो हमारी इज्जत पे बना थी सर। तृष्णा के पापा कहीं से पता करके आए थे कि कौन सी दवाई खाने से बच्चा गिराया जा सकता है। वो तृष्णा के लिए दवाई ले आए। तृष्णा, तृष्णा, क्या हुआ माया? तृष्णा, तृष्णा बेटा क्या हुआ? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा! तृष्णा बहुत कमजोर थी। अबॉर्शन पिल खाने से उसे इतना ब्लीडिंग हुआ कि उसने दम तोड़ दिया। हम बहुत घबरा गए थे सर। हमें लगा कि ये बात बाहर आ गई तो हमारी बदनामी होगी समाज में, और इसी डर से हमने चुपके से तृष्णा का अंतिम संस्कार कर दिया। सर, हम आज भी पश्चाताप में जल रहे हैं कि हमारी तृष्णा हमारी वजह से हमने हमारी बच्ची को नहीं मारा साहब। और अनीता को? नहीं सर, हमने अनीता के साथ कुछ नहीं किया। तृष्णा की मौत के बाद अनीता बार बार उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और तृष्णा की नानी उसके बार बार पूछने से तंग आ गई थी। हमें लगा कि वो कोई एक्शन ना ले, इसलिए हम उस दिन उसे प्यार से समझाने गए थे। अनीता, हम नहीं जानते तृष्णा कहाँ है। अब तक तो हम यही समझते रहे कि तृष्णा भाग गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो केशव के अलावा किसी और के साथ भाग ही नहीं सकती। जरूर आप लोगों ने उसे मार दिया होगा। क्या? अपनी बकवास बंद कर। जब अनीता प्यार से नहीं मानी तो हमने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और डरा धमका के उसे समझाने की कोशिश की। जब हम ये सब किए तो अनीता मान गई कि आगे से कभी भी वो तृष्णा की पड़ताल नहीं करेगी। तो उसके बाद हम अनीता को छोड़ दिए। छोड़ दिया? हाँ सर। उसके बाद हमारा बेटा बंटी खुद उसे गाड़ी में बिठा के उसके गांव के बाहर तक छोड़ा है। बंटी ने? हाँ। अभी समझ गई है, आप किसी से कुछ नहीं बताएगी। बंटी, जैसे इसके गांव तक छोड़ा। बोला, बोल। हम पापा को झूठ बोले थे कि हम उसको छोड़ आए थे। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अनीता की वजह से ही तृष्णा उस लड़के से चक्कर चलाई। तो तू केशव के बारे में भी जानता था? नहीं, हमें नहीं पता था वो केशव था। पता होता तो उसको पहले ही मार दिया होता। तृष्णा अनीता की वजह से नहीं, तेरे बाप की वजह से मरी थी। लेकिन अनीता ही उसको बिगाड़ी थी।
इसीलिए हम उसको अच्छे से सबक सिखा दिए। अनीता की हत्या का खुलासा हो गया, लेकिन केशव की हत्या होने का कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि शायद केशव और तृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब केशव को यह पता चला कि तृष्णा की हत्या हो गई है तो शायद उसने हताशा में आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन अनीता की हत्या, केशव की संदिग्ध मौत और तृष्णा की गैर इरादतन हत्या के दोषी तृष्णा के घर वाले ही हैं। उन्होंने तृष्णा के जज्बात को समझे बगैर एक ऐसा कदम उठाया जिससे 3 दोस्त और 3 परिवार एक झटके में तबाह हो गए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।